नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके तहत प्राचीन बिहार के इतिहास के आज चौथे क्लास में हम लोग जिन टॉपिक्स पे एमसीक्यू और व्याख्या की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है मगध साम्राज्य। दोस्तों, मगध साम्राज्य से संबंधित दो पार्ट में वीडियो आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पहले पार्ट में मगध साम्राज्य भाग 1 में हम लोग 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, जिससे कि कोई डाउट हमारे मन में ना रह जाए, मगध साम्राज्य से संबंधित एक भी प्रश्न ना छूट पाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो आप लोग वे पुराने वीडियो जो कि इससे पहले अपलोड किए गए उसे ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक आवश्यक सूचना दोस्तों कि आगामी जो 23 जनवरी 2022 को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली थी, वह किसी कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया है। यानी इस तिथि को अब ये परीक्षा आयोजित नहीं होगी और आयोग फिर से कोई एक अलग तिथि देगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी दुनिया में फैल चुका है और जिसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सरकार की एहतियात है और नोटिस भी निकल चुकी है कि सारे स्कूल कॉलेज अब अपने बच्चे को मतलब ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा दे। तो इसी के मद्देनज़र ये नोटिस बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली है। तो हम लोग आपसे आग्रह है दोस्तों कि आप जो अपनी पढ़ाई की जो प्रिपरेशन का जो एक रिदम बन चुका है 23 जनवरी को रखते हुए, अपने रिदम को कम मत होने जाइएगा और उसी स्पीड से आप बनाए रखिएगा। कल कोई नहीं जानता, कल सब कुछ अच्छा हो तो फिर नेक्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए या फिर उसी डेट को ही ले लिया जाए। तो आप अपने जो रिदम है उसको ब्रेक मत करिएगा और जिस रिदम में अभी आप चल रहे हैं बल्कि उसको और बढ़ाने की ही कोशिश करिएगा। हमारे लिए यह एक अवसर है। तो दोस्तों, एक और आवश्यक सूचना कि इस चैनल पे अभी तक 3 टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आपकी काफ़ी सराहना भी मिल रही है। एक आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा बिहार से स्पेशल से टॉपिक जिसमें आधुनिक बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है और अभी प्राचीन बिहार का इतिहास चल रहा है। तीसरा जो सीरीज है वो करंट अफेयर से भी स्टार्ट हो चुकी है और मेरा प्रयास है कि अगले सप्ताह से साइंस टॉपिक्स को भी स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं एक सारे सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग से जो 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिससे आपके रिजल्ट डिसाइड होते हैं, मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको इस तरह पढ़ा दूं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में आंसर को सही करके आएँ। और मेरा प्रयास यही है और मैं इसी में लगा हुआ हूं। तो आज अब वक्त को बिना जाया किए हम लोग आज के एमसीक्यू और प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। आप दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, महाजनपद काल में बिहार का कौन सा महाजनपद संपूर्ण भारत का एक सबसे सशक्त व शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन है आपके सामने मगध, अंग, वज्जी, कुरुक्षेत्र। पांचवा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपने पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा, जो कि महाजनपद काल था, किस तरह 16 महाजनपद का उदय होता है भारत के क्षेत्रों में और फिर उन महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार के ही थे और उसी 3 कौन कौन थे? तो मगध, अंग और वज्जी। और उसी 3 महाजनपदों में से एक महाजनपद पूरे देश पे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगता है। पूरे देश का, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक उसके साम्राज्य फैल जाते हैं। तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी मगध। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मेरा एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि हमारे जो प्रश्न उत्तर का जो व्याख्या होता है ना, वो आपको एक नोट्स की तरह काम करेगा। यह नोट्स की तरह है। आप इस व्याख्या को अगर अच्छे से सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं या दोबारा रिपीट करके सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उस संबंधित टॉपिक से आपके कई सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। मन में सवाल सारे आपके इस व्याख्या से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको इत्मीनान से सुनिएगा और आगे के जो प्रश्न है ना, इस व्याख्या से ही मैं बनाता हूं। तो ये आप एक नोट्स की भांति नोट कर लीजिएगा, या तो किताब में या अपने दिमाग में, ठीक है। अब व्याख्या को हम लोग देखते हैं। महाजनपद काल में मगध बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत का एक सबसे सशक्त व शक्तिशाली राज्य था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को ही दिया जाता है। आज जो हम लोग साम्राज्यवाद की जो शब्द सुनते हैं, इसकी शुरुआत
उस समय के मगध की देन है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आपने पिछले जो वैदिक काल से संबंधित जो वीडियो होगा उसमें आपने सुना भी था कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से हुआ है, अथर्ववेद से। और एक और जो राज्य है अंग, उसको भी अथर्ववेद में ही उल्लेख किया गया। ठीक, तो आप इसको याद करते जाइए। मगध का प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज था। राजगीर का ही जो वर्तमान राजगीर है उसको राजगृह या गिरिब्रज उस समय कहा जाता था। कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई। फिर पहली राजधानी तो राजगृह थी जिसे गिरिव्रज कहा जाता था। फिर बीच में पाटलिपुत्र की स्थापना होती है और उसको राजधानी भी बनाया जाता है। बीच में कुछ दिनों के लिए वैशाली को भी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी सीमा किसकी, मगध जो साम्राज्य, उस समय की जो मगध साम्राज्य थी उसकी सीमा पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक तथा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत था। उम्मीद है कि आपने इस सारे जो व्याख्या को अच्छी तरह सुन लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है कन्नौज को, वज्जी को, मगध को, विदेह को, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो पिछले प्रश्न के, पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मगध, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आज का तीसरा प्रश्न। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी ऑप्शन ए गिरिब्रज, जिसे राजगृह या राजगृह भी कहा जाता है और वर्तमान में उसे राजगीर कहा जाता है। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया और ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गिरिब्रज। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी और कई बार बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी में भी इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अथर्ववेद में। और एक और जो महाजनपद है अंग, उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आप पिछले वीडियो में इसको आप पढ़ चुके हैं। आज का पांचवा प्रश्न, मगध के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। अगर एक से अधिक विकल्प होंगे सही तो आप ऑप्शन ई दीजिएगा। ठीक, जैसे कि बिहार बीपीएससी में प्रश्न जिस तरह पूछे जाते हैं। मगध की ऑप्शन ए, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, तो ये सही है, हम लोगों ने व्याख्या में देख लिया है। कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई, ये भी सही है। इसकी सीमा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी, पूर्व से पश्चिम चंपा से सोन नदी तक, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसकी सीमा विस्तृत थी। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, प्राचीन सबसे पुराना राजवंश कौन था? और इसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में की गई। ऑप्शन है आपके सामने, बृहद्रथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बृहद्रथ। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश की स्थापना के साथ शुरू होती है, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ ने मगध के प्राचीन राजवंश बृहद्रथ राजवंश की स्थापना की थी और इसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में मिलता भी है। बृहद्रथ की राजधानी गिरिब्रज, कुशाग्रपुर या वसुमित्र थी। ये तीनों ही एक ही जगह के नाम है, वर्तमान राजगीर के नाम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया था। आपने महाभारत जरूर देखा होगा और उसमें भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध भी देखा होगा। वो और जरासंध बहुत प्रतापी राजा था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जरासंध था और भीम ने आपने देखा होगा किस तरह कृष्ण भगवान के सुझाए आइडिया से जरासंध की हत्या करता है, वध करता है। ठीक, तो इस व्याख्या को आप लोगों ने अच्छे तरह दिमाग में नोट कर लिया होगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मगध के प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके सामने, बृहद्रथ, जरासंध, महान पद्मनंद, शिशुनाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी बृहद्रथ मगध के प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश के संस्थापक थे। आज का आठवां प्रश्न, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई? गिरिब्रज, कुशाग्रपुर, वसुमिति, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से,
डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी आधुनिक राजगीर का ही पुराना नाम है, और ई और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सारे ही राजगीर का ही पुराना नाम है। अगला प्रश्न लेते हैं, जरासंध मगध के किस वंश से संबंधित था? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जरासंध हर्यक वंश से संबंधित था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी? तो इसके पहले जो जितने भी प्रश्न थे वो पिछले प्रश्न के व्याख्या से अभी तक बनते आ रहे थे। अब ये प्रश्न है, बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी? ऑप्शन है आपके सामने जरासंध, बिंबिसार, रिपुंजय, अजातशत्रु, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ, सबसे महाप्रतापी शासक जरासंध, अंतिम शासक अंतिम राजा तो रिपुंजय जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलक ने कर दी थी। इसके बाद एक दरबारी माहिए ने पुलक एवं उसके पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की। पुलक जो था वह बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा पुरंजय की तो हत्या कर देता था, वो उसका मंत्री था। अब उसके मंत्री की हत्या करने के बाद दरबार के ही एक दरबारी यानी माहिए ने पुलक और उसके पुत्र की हत्या कर देता है, और अपने पुत्र यानी पुलक जो माहिए था उसने अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाता है और हर्यक वंश की स्थापना करता था। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो माहिए के पुत्र थे, और माहिए कौन था? तो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय के दरबार का दरबारी था, योद्धा है था, उसमें भी दरबार में रहता था। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि बृहद्रथ वंश की अंतिम शासक कौन था और हर्यक वंश की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न लेते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, जरासंध, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिंबिसार। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। आप लोग व्याख्या को अच्छी तरह से अच्छे मन से सुनिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध क्षेत्र का प्रथम सुस्थापित वंश हर्यक वंश था। अभी तक हम लोगों ने पुराणों और महाभारत में बृहद्रथ वंश की चर्चा की थी। अब बौद्ध ग्रंथ जो कि हम लोगों उस पर काफ़ी मतलब उस समय के काल की काफ़ी जानकारियाँ मिलती है, उसकी चर्चा करते हैं। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध क्षेत्र का प्रथम सुस्थापित वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगर पूछता है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश तो बृहद्रथ वंश, और पूछेगा कि मगध का सबसे प्रथम सुस्थापित वंश तो वहां पे आ जाएगा हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ईसा पूर्व क्या है, क्योंकि प्राचीन बिहार के इतिहास के पहले ही क्लास में हम लोगों ने ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में चर्चा कर ली थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं तो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईसवी और ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। और ये उल्टा ईसा पूर्व का काल उल्टा चलता है, यानी 1, 2, -1, -2 ऐसे करके आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार राजा बनता है और 492 ईस्वी तक वह राजा बने रहता है। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को चंद्रप्रगोत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा था। उज्जैन के अवंती है उज्जैन, वहाँ के एक राजा थे चंद्रप्रगोत, उनके उपचार के लिए जीवक को उन्होंने भेजा था। और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले जो साम्राज्य का उत्कर्ष होता है वह बिंबिसार के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है। बाद में इसको नंद वंश के महापद्मनंद, घनानंद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक ने इसे एक विस्तृत रूप देते हैं। ठीक, लेकिन प्रारंभिक जो शुरुआत करता है वह बिंबिसार के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किसे चंद्रप्रगोत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा था? अजातशत्रु को, जीवक को, तीवर को, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जीवक को, और इसकी व्याख्या में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अस्थायी सेना रखने के कारण मगध साम्राज्य के किस शासक
को सेनीय कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने अजातशत्रु, महापद्मनंद, बिंबिसार, कालाशोक और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हम यानी बिंबिसार। हम लोग व्याख्या में इसको देखते हैं। इतिहास में बिंबिसार पहला शासक माना जाता है जिसे अस्थाई सेना रखी तथा सेना में हाथी का प्रयोग किया। अस्थाई सेना रखने के कारण उसे सेनीय कहा जाता है। किसे? तो बिंबिसार को अस्थाई सेना रखने के कारण सेनीय कहा जाता है। बिंबिसार का निधन 492 ईसा पूर्व में हो जाता है। दोस्तों हाथी उस समय बृहद मात्रा में, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र था ना विंध्य पर्वत का क्षेत्र, जंगल था, तो यहाँ प्रचुर मात्रा में जंगली हाथी रहते थे और फिर उन हाथियों को पकड़ के उन्हें पालतू बना के अपने सेना में शामिल किया जाता था। और हस्ती सेना का निर्माण यहीं से होता है और स्थायी सेना रखने का भी प्रचलन यहीं से प्रारंभ होता है, जो कि आगे बढ़ते हुए नंद और मौर्य काल तक एक बड़ा रूप ले लेता है। यहाँ तक कि तो महापद्मनंद के काल में, नंद वंश का जो संस्थापक था महानंद पद्मनंद, उसने हस्तस्थनी यानी हाथी की सेना का एक बृहद सेना तैयार रखा था। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है, बिंबिसार ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है आपके सामने जरासंध, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी बिंबिसार। बिंबिसार एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सेनानी भी था, कुशल योद्धा भी था, एक कुशल राजा भी था। तो इसने अपने हर तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार की कोशिश की। जहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अगर साम्राज्य के संबंध अच्छे बनाए जा सके वहाँ उसने विवाह भी किया, और जहाँ युद्ध जरूरी था वहाँ उसने युद्ध भी किया, लेकिन अपने साम्राज्य के विस्तार किया। किसने? बिंबिसार ने। व्याख्या में देख लेते हैं। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। और ये पहला एक एग्जाम्पल मिलेगा कि मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपने साम्राज्य विस्तार किया। ऐसा करने वाला इतिहास का संभवतः पहला शासक राजा था। अगला प्रश्न लेते हैं। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोशला देवी थी। ऑप्शन है आपके सामने कोसल राज की पुत्री थी, कोसल राजकुमार प्रसेनजीत की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। यहाँ चेतक हो गया, यह चेटक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि यह कोसल राज की पुत्री और कोसल राजकुमार प्रसेनजीत की बहन थी। कोसल नरेश जो थे उनकी पुत्री का नाम था महाकोशला देवी और पुत्र थे प्रसेनजीत। तो ए और बी दोनों सही होने के कारण इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। बिंबिसार का पहला विवाह कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से हुआ था। इसी के कारण हम लोग ए और बी को सही मानते हैं और ई ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, एक से अधिक। जिसके बाद उसे काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है। काशी के जो कोसल नरेश थे उनकी पुत्री का नाम था महाकोशला देवी और उनके पुत्र थे प्रसेनजीत। तो उनकी पुत्री जो थी काशी नरेश की, कोसल नरेश की, उनसे विवाह कर लेते हैं बिंबिसार और फिर काशी से उनका काफी संबंध स्थापित हो जाता है, काशी प्राप्त हो जाता है। ठीक, कैसे ये अपने कोसल राज्य इनको प्राप्त हो जाता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। फिर उनका दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से हुआ। कहीं छेलना कहीं चेलना ऐसा वर्ड आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंट रहता है, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा। पुत्री चेलना से हुआ, जिसके बाद वज्जियों के साथ उनका संबंध अच्छा हो गया। दोस्तों फिर वज्जी संघ आपने पिछले क्लास 16 महाजनपद वाले क्लास में देखा होगा कि वज्जी जो था वह गणराज्यों, स्वतंत्र गणराज्यों का संघ था। 8 गणराज्यों इसके अंतर्गत आते थे और उनका एक संघ था वज्जी। और जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? तो लिच्छवी जो वैशाली के थे, लिच्छवी वे सबसे शक्तिशाली थे। तो उन्हीं वज्जियों के जो लिच्छवी शासक थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना और उनसे फिर इनका अपने दूसरा विवाह कर लेते हैं और फिर वज्जियों के साथ इनका संबंध काफी मैत्रीपूर्ण हो जाता है। ठीक, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी क्षेमा थी। कहीं क्षेमा मिलता है, कहीं हेमा मिलता है। तो इससे उनका पश्चिमी और उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गया। तो 3 राजकुमारियों से शादी की और तीनों राज्यों से उनके संबंध स्थापित हो गए। कोसल को तो अपने राज्य में ही मिला लिया, काशी को खासकर। और यही जो थी ना जो दूसरी पत्नी थी उनकी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी जो थे चेटक की जो पुत्री थी चेलना, उन्हीं से अजातशत्रु पैदा होते हैं। अजातशत्रु जो थे इनके दूसरी बीबी
के पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, तो अब हम लोग ने देख लिया कि इनके 3 वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिंबिसार की दूसरी पत्नी चेलना थी, कौशल राज की पुत्री, कौशल राजकुमार प्रसेनजीत की बहन, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री, पंजाब की मद्र राजकुमारी। पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख लिया है, और जो चेलना थी वह लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी किस संघ का था? तो वज्जी संघ के अंतर्गत था। अगला प्रश्न लेते हैं। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा थी, कौशल राज की पुत्री, कौशल राजकुमार प्रसेनजीत की बहन, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री, पंजाब की मद्र राजकुमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब की मद्र राजकुमारी थी क्षेमा। तो डी सही उत्तर होगा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी ऑब्लिक राजकुमारियों के साथ विवाह किया? ऑप्शन है आपके सामने कौशल देवी। अब जो कौशल राज की पुत्री थी महाकौशला देवी, उनको कौशल देवी भी कहा जाता है। बी ऑप्शन है चेलना, सी ऑप्शन है क्षेमा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कौशल देवी। कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से भी विवाह किया था। दूसरी विवाह उन्होंने लिच्छवी के चेटक की पुत्री चेलना से किया था, और तीसरी मद्र राज पंजाब के मद्र राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने शादी किया था। 3 शादियां उनको की थी। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इन्होंने जहां युद्ध दिखाना था वहां युद्ध कौशल भी दिखाया, जहां वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार करना था वहां वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो अब युद्ध के द्वारा उन्होंने किस राज्य को जीता? अंग, कौशल, वज्जी, अवंती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अंग। अब व्याख्या में देख लेते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज जीत लिया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे, और महात्मा बुद्ध का आप जब बुद्ध काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखिएगा तो उसी पीरियड के थे। कौन? बिंबिसार भी। इसी समय उधर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, तो अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको पराजित करके बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 21वां प्रश्न। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, उदायीन, नागदशक, शिशुनाग। 5वां ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार और उनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलना के गर्भ से पैदा हुआ था अजातशत्रु। देखते हैं व्याख्या में। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु 492 से 4 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासक रहा। 492 में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु क्या अजातशत्रु ने ही उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद 32 वर्षों तक इनका शासन रहता है अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अपने पिता की हत्या करने के कारण इनको बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। वह एक महान साम्राज्यवादी था। बिंबिसार जो साम्राज्य को विस्तार किया था, लेकिन अजातशत्रु ने उसे गति प्रदान की थी, और राजा बनने के लिए इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन बीच में ही अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हथिया लिया। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक कहा गया। अजातशत्रु को कुनिक और अजातशत्रु बिंबिसार को श्रेनिक कहा गया। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे हर्षव छूट गया है। ठीक, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हर्यक वंश से संबंधित थे बिंबिसार और अजातशत्रु। अगला प्रश्न लेते हैं। अजातशत्रु को और किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने पितृहंता, कुनिक, ए और बी दोनों, यानी पितृहंता और कुनिक दोनों नामों से, और डी ऑप्शन है श्रेनिक, और 5वां ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। पितृहंता पिता की हत्या करने के कारण राजगी गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है, और इसको कुनिक उपनाम से भी बुलाया जाता था, इसलिए पितृहंता और कुनिक दोनों सही है। श्रेनिक किनका उपनाम था? तो बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की जिस पुत्री के साथ हुआ था उसका नाम क्या था? दोस्तों, अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, उनकी पहली पत्नी थी, कौन थी? महाकौशला देवी, जो कि कौशल नरेश की पुत्री थी। अब चूंकि अजातशत्रु बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु शासक बनता है, तो इसके उधर कौशल में भी कौशल नरेश के बाद जो उनका पुत्र होता है प्रसेनजीत, तो उनका वो राजगद्दी पर बैठता है। तो इसका उनकी एक पुत्री थी जिससे अजातशत्रु का विवाह हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने वजीरा, क्षेमा, चेलना, वसुंधरा।
किससे हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी वजीरा के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ था। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और युद्ध में प्रसेनजीत पराजित हो गया। जैसे ही अजातशत्रु शासक बनता है तो इसके संबंध कौशल नरेश से फिर बिगड़ जाते हैं और युद्ध भी होता है और युद्ध में प्रसेनजीत पराजित भी होता है, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। ठीक है, तो प्रसेनजीत की पुत्री थी और अजात बिंबिसार का जो पहली बीवी थी महाकोशला देवी, वह प्रसेनजीत की बहन थी और अजातशत्रु बिंबिसार के दूसरी पत्नी यानी चेलना का पुत्र था। ठीक है, तो एक तरह से रिलेशन ही कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। ऑप्शन है आपके सामने बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर है अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु था। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। उधर तो जो बिंबिसार ने अच्छा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था उसको अजातशत्रु ने फिर से तोड़ा और फिर ये युद्ध की नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध की नीति अपनाई और सारे आसपास के जो राज्य थे उनसे संबंध इसके बिगड़ गए और इसने युद्ध के बल पर अपना साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिक मंत्री, उनका एक मंत्री था, मंत्री और मित्र दोनों ही था, वसाकार, उसकी सहायता से इसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि लिच्छवी इनका ननिहाल था, उसके बाद भी इन्होंने उससे संबंध अच्छे नहीं होने के कारण से युद्ध होता है और युद्ध करके उसे जीत लेता है। कौन? अजातशत्रु। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक ये दो हथियार थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियारों का, इस नाम के हथियारों का प्रयोग किया। मल्लों के संघ को भी जीत लिया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु वैशाली की एक नर्तकी आम्रपाली के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चा में था। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी पिछले क्लास में। तो इसका संबंध किससे था? प्रेम संबंध अजातशत्रु के साथ। और नर्तकी कहाँ की थी? वैशाली की। और इसने अजातशत्रु ने जो लिच्छवियों के साथ युद्ध हुआ उसमें रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक एक नए हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अजातशत्रु ने अपने किस कूटनीतिक मंत्री की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है आपके सामने जीवक, वसकार, प्रसेनजीत, चंद्रप्रघोत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनका मित्र और इनका मंत्री था वसाकार। इसकी सहायता से इन्होंने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करके लिच्छवियों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न लेते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके सामने अंग, कोसल, लिच्छवी, मल्ल और ई ऑप्शन है पांचवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी लिच्छवियों के साथ युद्ध में इसने इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया था। कौन से हथियार? रथ मूसल और महाशिला कंटक। और इसका व्याख्या, इस उत्तर जो है इसके पिछले प्रश्नों की व्याख्या में ये सारे प्रश्न, सारे जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन है आपके सामने कोसल, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वैशाली। तो नर्तकी जो आम्रपाली थी जिनका प्रेम संबंध था अजातशत्रु के साथ, वह वैशाली से थी। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 29वां प्रश्न। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों से रक्षा की दृष्टि से गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों में सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यहाँ पे कुछ टाइपिक मिरर है तो मैं पढ़ देता हूं आप प्रश्न को एक बार फिर से। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण से बचने की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किले में सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ऑप्शन है आपके सामने यूनानियों के आक्रमण से, डेमिट्रेस की आक्रमण से, वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से और अंग शासकों के आक्रमण से। तो किसके आक्रमण के डर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से उन्होंने ऐसा किया था।
मगध के शासक अजातशत्रु ने वैशाली के वज्जियों के आक्रमण से रक्षा की दृष्टि से गंगा और सोन के संगम पर तट पर अवस्थित एक ग्राम था पाटली ग्राम, इसको सुरक्षित और किलों में तब्दील कर दिया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। जो पाटलिपुत्र था ना, उसको पाटली ग्राम था एक, और उसी को इसने एक किले में तब्दील किया, जो कि आगे चलकर इसको पाटलिपुत्र की स्थापना होती है, और इसी को फिर मगध का राजधानी भी बनाया जाता है, और उस काल का, प्राचीन काल का एक सबसे बड़ा नगर बनता है पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते। अजातशत्रु किस धर्म का मतानुयायी था? बौद्ध, आजीवक, जैन, शैवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित था। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। वह जैन मतानुयायी होते हुए भी बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों से प्रभावित था। जैन धर्म को मानता था, लेकिन दोनों धर्म को समान भाव से प्रश्रय देता था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह के सप्तवर्षीय गुफा में हुआ था। जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के ही काल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध काल में हम लोग तीनों संगीतिकियों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, बृहद्रथ, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजातशत्रु। आज का 32वां प्रश्न, किस वर्ष प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, 460 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी राजगृह में। राजगृह में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्र तीस, वसुमित्र। और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह या गृहव्रज जो भी कहिए, उसके सप्तपर्णी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी का निधन मगध के किस शासक के समय में हुई थी? जब इन दोनों का निधन होता है उस समय मगध का राजा कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के काल में ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तथा महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगृह में दुर्ग तथा स्तूप का निर्माण कराया। ठीक, और महात्मा बुद्ध बिंबिसार, जो अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार, उनके मित्र भी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। तो इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में की है, और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अजातशत्रु। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अजातशत्रु ने। ठीक, तो हम लोग व्याख्या में इसको देख भी लिए हैं। ठीक, तो आज का अंतिम प्रश्न यही था अजातशत्रु के साथ ही आज के जो मगध साम्राज्य पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल स्टडी अफेयर्स को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप लोग शेयर कर सके, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलेगा आप लोगों के लिए नए वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। मैंने बोला है कि दिसंबर में करंट अफेयर्स, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को मैं करा दूंगा, और मैं जिन दो बुक के सहारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा वो है प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी।
प्रतियोगिता दर्पण मंथ वाइज आती है, उसको मंथ वाइज हम उसके सारे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उससे लेकर क्वेश्चन आंसर रेज करूंगा और फिर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और जनवरी का जो प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड वीडियो आ भी गया, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस चैनल पे आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।